Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। पिछली वीडियो में हमने जो फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल किए थे वहां पे जो बॉडी थी वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी थी, और इस बार जो इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे दैट आर बेस्ड ऑन मोशन ऑफ बॉडी ऑन रफ इंक्लाइन सरफेस। मतलब इस बार जो बॉडी है वो इंक्लाइन सरफेस पे होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वार्म अप क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री इज 0.5, तो आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया है इस क्वेश्चन में कि थीटा है 45 डिग्री और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है 0.5। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग फ्रीली ऑन इट, तो आपने एक्सेलरेशन निकालनी है बॉडी की जो इस पे स्लाइड करेगी नीचे की तरफ। अब मास वगैरह इसमें कुछ नहीं गिवन, सिर्फ ये दो चीजें गिवन। तो देखो, अब सबसे पहले उसने बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है क्वेश्चन में, इसका मतलब जो आपकी सरफेस है वो रफ है, फ्रिक्शन काउंट होगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? सबसे पहले नीचे की तरफ लगेगा वेट mg बच्चों। अब इस वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, और ये चीजें तो हम पता नहीं अब कितनी बार कर चुके हैं, है ना। तो इधर आएगा mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो हमने बताया कि ये भी कितना होगा, थीटा। अब ये बॉडी किस तरफ स्लाइड करेगी? ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करेगी, क्योंकि इसके वेट का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगी? फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगी। अब इसके अलावा और कौन सी फोर्स लगेगी? ये वाला जो वेट का कंपोनेंट है ये नीचे की तरफ क्या कर रहा है? इसको प्रेस कर रहा है, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन N या R। और इसका अब कोई काम नहीं क्योंकि आपने इसको डिसॉल्व कर दिया। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो, बॉडी पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, नीचे की तरफ mg cos थीटा लग रहा है। ना ये इधर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, इसका मतलब R किसके इक्वल हो गया? mg cos ऑफ थीटा के। और अब बॉडी जो है नीचे की तरफ जा रही है या ऊपर की तरफ जा रही है? उसने बोला स्लाइड कर रही है। अगर बॉडी स्लाइड कर रही है नीचे की तरफ तो बॉडी की एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिख दिया कि बॉडी स्लाइड कर रही है तो बॉडी की एक्सेलरेशन इस तरफ होगी। ठीक है, और कितनी एक्सेलरेशन होगी वो कैसे निकालोगे? देखो, उसके लिए आप निकालोगे कि बॉडी पे नेट फोर्स कितनी लगेगी। अब बॉडी पे नेट फोर्स जो लगेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितनी होगी? कैसे निकाल दो नेट फोर्स? मूव करवाने वाली फोर्स में से रोकने वाली फोर्स माइनस कर देते हो। ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो ये वाली फोर्स मूव करवा रही है mg sin थीटा, माइनस फ्रिक्शन जो है वो रोक रही है तो माइनस f इक्वल टू m। इज इट क्लियर बच्चों? तो mg sin थीटा फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू r। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में r की यहां पे वैल्यूज को पुट कर देना, तो माइनस म्यू आर किसके इक्वल है? mg cos थीटा इक्वल टू ma। इज इट क्लियर बच्चों? अब उसके बाद देखो, तीनों ही टर्म्स में m आ रहा है तो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इक्वल टू a। तो ये आई आपकी एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी की जो एक्सेलरेशन होती है बच्चों वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे हैवी बॉडी रख दो चाहे लाइट बॉडी रख दो, बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करती। वो किस पे डिपेंड करती है? वो म्यू पे डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, एंड थीटा पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती। तो ये पॉइंट आपने नोट करके लिखना है साइड पे कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। ठीक है, अब यहां पे सारी वैल्यूज को पुट कर दो और a आ जाएगा, तो a इक्वल टू g की जगह आ जाएगा 10। गिवन है क्वेश्चन में g 10, नहीं गिवन तो 9.8 लेना। ठीक है, साइन 45 माइनस म्यू इज 0.5, g 10 एंड cos 45 चीज आ गई बच्चों। तो a इज 10, साइन 45 इज 1/√2 माइनस यहाँ पे 10, ये 10 से 10 कैंसिल, 5 इंटू कॉस 45 इज अगेन 1/√2। तो 10 माइनस 5/√2 दैट इज 5/√2। उसके बाद आप रेशनलाइज कर दो, √2 और √2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, 5√2/2। तो ये आपका आंसर 2.5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये इजी क्वेश्चन था, आप धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, इसमें आपको एक इंक्लाइंड रफ प्लेन दिया है जिसपे बॉडी पड़ी हुई है 0.5 kg की और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री दिया है। और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है
व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग, कि कितनी फोर्स लगाएं कि हम ब्लॉक को स्लाइड करने से रोक दे, मतलब वो स्लाइड करना बंद कर दे या स्लाइड होने ही ना दे उसकी। तो उसके लिए देखो पहले तो चेक करते हैं कौन कौन सी फोर्सेस इस पे लग रही है। तो स्टार्टिंग में देखो वही सेम नीचे की तरफ लगेगा वेट विच इज mg, एक कंपोनेंट इधर चला जाता है और एक कंपोनेंट इधर चला जाता है, इधर थीटा आ जाता है और इस साइड mg cos थीटा और इस साइड mg sin थीटा। इसके अलावा ऊपर की तरफ लग जाती है नॉर्मल रिएक्शन n या r। इसके अलावा देखो ये mg sin थीटा इसको नीचे की तरफ लेके आने की कोशिश करेगी और इसको रोकने के लिए यहां पे कौन लग रहा होगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा, पर ये फ्रिक्शन से ज्यादा होगी और ये इंक्लाइंड करना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे आप आओगे फिर इसकी हेल्प करने, तो आपने भी इसको इस तरफ क्या लगा दी, फोर्स लगा दी। यही हुआ ना, पहले अकेला बेचारा फ्रिक्शन रोक रहा था कि नीचे मत जा, ना वो नीचे जा रही थी, फ्रिक्शन रोक के रख रहा था, पर फिर भी वो नीचे जा रही थी। तो आपने आना है बाहर से और फोर्स लगानी है, फ्रिक्शन की हेल्प करनी है और उसको नीचे नहीं जाने देना, ठीक है। तो यहां पे आप फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन की हेल्प करने के लिए, और कितनी फोर्स होगी, सो दैट कि ये नीचे ना जाए। अब अगर ये नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब बॉडी किसमें होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो इसका मतलब क्या आएगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, R इज इक्वल टू mg cos थीटा, एंड आगे वाली फोर्स इक्वल टू पीछे वाली फोर्स, मतलब mg sin थीटा इज इक्वल टू F प्लस फ्रिक्शन। अब यहां पे mg sin थीटा इक्वल टू F प्लस फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू इंटू R। अब अगले स्टेप में R की जगह क्या लिख दोगे यहाँ पे, mg cos थीटा। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, F की, तो क्या आ जाएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज, यहां पे पुट करना है बस। m कितना है, m इज 0.5, g की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 10 sin 30 होता है 1/2 माइनस म्यू इज योर म्यू 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 कितना गिवन है, म्यू गिवन होता है क्वेश्चन में, मैंने लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, तो म्यू है, म्यू गिवन है बच्चों इस क्वेश्चन में 0.2, मेरे से मिस हो गया था, तो म्यू 0.2 यहाँ पे, फिर m इज अगेन 0.5, g इज 10 एंड cos 30 कितना होता है, √3/2। तो अब कटिंग कर दो, ये 10 यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो 5/2 माइनस यहाँ पे ये 10, यहाँ पे ये 10 से ये 10 कैंसिल, 2 5 are 10, ये 5 से 5, तो 5/2 माइनस √3/2, that is 5 minus √3/2, तो 5 minus √3 is 1.73/2, तो ये आ गया बच्चों 7 2 4 3/2, ठीक है, ये आएगा ना 3 1, हाँ जी। अब इसके बाद इसको डिवाइड कर दो, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 5 are 10। तो इतनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी, मिनिमम फोर्स ये लगेगी कि ये ब्लॉक जो है वो नीचे ना गिरे, ठीक है, दिस इज मिनिमम, कम से कम इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि ये ब्लॉक जो है वो नीचे स्लाइड ना करे, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब बच्चे सेकंड पार्ट है टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप टू इंक्लाइंड प्लेन। अब आपने जस्ट मूव का मतलब कि मैक्सिमम कितनी फोर्स कि उसके बाद मूव करना शुरू हो जाए, अभी भी क्या है, टू जस्ट मतलब मूव हुआ नहीं, उससे ज्यादा फोर्स अगर लग गई तो बॉडी मूव कर जाएगी, इस केस में मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही होगी उस पे, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें ब्लॉक मूव कर नहीं रहा, आपने बताने कितनी मैक्सिमम फोर्स लगाए कि बस ब्लॉक उसके बाद क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, मैक्सिमम फोर्स बताओ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। देखो पिछले केस में था कि स्लाइडिंग से बचाना है, उस केस में वो मिनिमम फोर्स आती है, इस केस में मैक्सिमम फोर्स आएगी, ऐसा क्यों, वो जरा ध्यान से समझना। देखो मूव अभी भी नहीं कर रही, सेकंड पार्ट में भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब पर होगा क्या, जैसे ही बच्चों आप इधर से फोर्स लगाना शुरू कर दोगे ना रोकने का, है ना, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन को लगेगा कि आप तो मूव करवाने लगे हो, तभी फोर्स लगा रहे हो, है ना, तो आप तो मूव करवाने की कोशिश करने लगे हो, तो फ्रिक्शन तभी दल बदल देगा अपना, दल बदलू हो जाएगा, फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, क्योंकि आप अब उसको मूव करवाने की कोशिश करने लगे हो, टू जस्ट मूव द ब्लॉक, मतलब आपकी इंटेंशन अब रोकने की नहीं, मूव करवाने की है,
तो फ्रिक्शन उसी टाइम क्या हो जाएगा, आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाएगा, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। और इस केस में भी अभी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये फोर्स मूव नहीं करवा रही, हाँ इससे थोड़ी सी ज्यादा लग गई तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक मूव करना शुरू हो जाएगा। पर आपका इंटेंशन तो मूव करवाने का था ना, तो फ्रिक्शन तो बदलेगा ही, ठीक है। और ये जो फोर्स आएगी बच्चों, ये मैक्सिमम फोर्स आएगी टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग, क्योंकि अब फ्रिक्शन के ऑपोजिट आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। पहले तो फ्रिक्शन आपकी तरफ तीर रोकने में हेल्प कर रही थी, अब क्या है, फ्रिक्शन ऑपोजिट हो चुकी है, तो इस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो क्वेश्चन बच्चे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम फोर्स कितनी लग रही है कि प्रिवेंट करें इसको, रोके स्लाइडिंग से, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितनी फोर्स लगाएं टू जस्ट मूव द ब्लॉक, पर ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा, अभी भी सिस्टम किसमें है, स्टिल द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये वो फोर्स आएगी कि इससे अगर थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लग गई तो ब्लॉक मूव करना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब यहाँ पे फिर वही इक्विलिब्रियम में है बॉडी, तो R इज इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल, आगे वाले जो है वो पीछे वाले के इक्वल। तो यहाँ से F किसके इक्वल हो गया, mg sin थीटा प्लस, ये चीज आ गई, तो यहाँ पे mg sin थीटा प्लस न्यू, आर की जगह क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, ये चीज आ गई। अब इसको फटाफट सॉल्व कर दो फिर से, तो 0.5 इंटू 10 इंटू साइन 30 इज 1/2 प्लस 0.2 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू √3/2, ठीक है। तो ये 10 वही सेम सब कुछ कटिंग हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ बच जाता था 5/2, यहाँ पे बचा सिर्फ अब √3/2, पिछली बार माइनस हुए हैं, इस बार क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, बाकी सारा काम सेम, ठीक है। तो 5 प्लस 1.73 डिवाइडेड बाय 2, 6.73 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10। तो इतनी मैक्सिमम फोर्स लगानी पड़ेगी कि इससे ज्यादा अगर लग गई फोर्स तो बॉडी क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम फोर्स है, जब तक ये रुकी रहेगी, इससे थोड़ी सी ज्यादा लग गई तो बॉडी क्या हो जाएगी, विल स्टार्ट मूविंग। तो दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो बच्चे थर्ड पार्ट इज टू मूव इट अप द इंक्लाइंड प्लेन विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपने कितनी फोर्स लगानी है ये पूछा है, कि बॉडी कितने से एक्सेलरेट हो जाए, बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट हो जाए 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बच्चे आपको ये पूछा गया कि बताओ कितनी फोर्स लगाएं सो दैट कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हो जाए कितनी, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी एक्सेलरेशन उसमें आ जाए। तो अब देखो हमने यहां से फोर्स लगाई है, पीछे से क्या लग रही है ये दोनों, तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 0.5 और एक्सेलरेशन हमें गिवन है 0.02। नेट फोर्स कैसे निकलेगी, मूव करवा रहा है इस तरफ इसको F, रोक कौन रहा है, माइनस mg sin थीटा एंड माइनस F, ये दोनों इसको रोक रहे हैं ना बच्चों। तो यहां पे F माइनस mg sin थीटा माइनस F की जगह क्या आ जाएगा, म्यू आर, यहां पे क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 0.02, ठीक है बच्चों। तो F माइनस, इसको अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं तो mg sin थीटा प्लस म्यू आर आ गया बच्चों, ये चीज बन गई, बन गई सर, बन गई। और ये जो है mg sin थीटा प्लस म्यू आर, ये सेकंड पार्ट में निकाला आपने, F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू आर, पिछला पार्ट देखना अच्छे से, यही चीज वहां पे सॉल्व की थी और इसको सॉल्व करके क्या आंसर आया था 3.365, ये आया था ना आंसर पिछले में। तो F माइनस दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.02, ये चीज आ गई बच्चों। तो यहां से कितना आंसर आ गया, ये 0.5 इंटू 0.02 प्लस 3.365, कर दो इसको सॉल्व, 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.10 और डेसिमल 3 डिजिट छोड़ के हैं, तो 0.010 प्लस 3.365, so your final answer is 3.375 न्यूटन। तो इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी आपको so that your body will move with the acceleration of 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ये पीछे अभी सेकंड पार्ट में ये सॉल्व किया था, ठीक है, तो सीधा मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आप पीछे करके आए हो, सेम कनेक्टेड मोशन में पुली वाला जो वीडियो डाला था उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए, बस अब डिफरेंस क्या दोनों में, यहाँ पे ये जो सरफेस है
ये अब आपकी रफ सरफेस है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्स्ट्रा साथ में लेनी है, बाकी सारा काम वैसे ही करना है जो पीछे करवाया था बच्चों। तो होप सो आपने वो वीडियो देखी होगी, क्योंकि उसमें ऐसे के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, एक तरफ इंक्लाइन, दोनों तरफ इंक्लाइन, तो वो अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बस एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड होनी है फ्रिक्शन, वो आप यहाँ पे सीख लो। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो आपने एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है, तो सबसे पहले फोर्सेस बनाओ। यहाँ पे वेट लगेगा नीचे की तरफ 5G, ये चीज होगा। यहाँ पे इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ 2G, जिसमें से एक कंपोनेंट इधर होता है 2G cos थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, और इस तरफ लगेगा आपका 2G sin 30, क्योंकि ये एंगल आपका थीटा इज 30 डिग्री। इज इट क्लियर बच्चों? अब ऊपर की तरफ क्या लगेगी? ऊपर की तरफ लगेगी नॉर्मल रिएक्शन R, है ना। अब बॉडी किस तरफ जा रही है? ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन इस तरफ है, लेट द एक्सेलरेशन इज A, ऐसे की तरफ, है ना बच्चों। अब जब ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, और अब ये ऊपर जा रहा है, तो इसके मोशन को अपोज करने के लिए यहां पे कौन आएगा? फ्रिक्शन। बस ये है काम, बस एक्स्ट्रा। यहाँ पे पीछे स्मूथ सरफेसेस थी, जब हमने कनेक्टेड मोशन के क्वेश्चन किए वहां स्मूथ सरफेस थी, तो फ्रिक्शन नहीं लेते थे। या रफ है क्योंकि म्यू लिखा है तो सरफेस पे फ्रिक्शन तो लगनी है ना। तो यहाँ पे बस फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ लगेगी, क्यों? क्योंकि बॉडी आगे जा रही थी, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगी, बस ये एक्स्ट्रा है। अब कैसे निकालते थे आप? सबसे पहले आप सिस्टम पे न्यूटन का सेकंड आते थे, नेट फोर्स इज मास ऑफ सिस्टम, जिसमें क्या होता था? दोनों बॉडीज का मास m प्लस m इंटू ए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सेम होगी, जितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उतनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, है ना। तो नेट फोर्स में कैसे नेट फोर्स निकालते हो? पूरे सिस्टम को कौन मूव करवा रहा है? इसका वेट है जो इसको नीचे खींचेगा और ये आगे जाना शुरू हो जाएगी, तो ये फोर्स है मूव करवाने वाली 5G, माइनस पूरे सिस्टम को रोक कौन रहा है? इसको ऊपर जाने से कौन रोक रहा है? 2G sin 30 एंड फ्रिक्शन, ये दोनों इसको रोक रहे हैं, मतलब ये दोनों इसमें से क्या हो जाएंगे? माइनस 2G sin 30 माइनस फ्रिक्शन। वहां पे ये नहीं आता था पिछली वीडियोस में, अब यहाँ पे फ्रिक्शन भी आ गई रोकने के लिए। इक्वल टू मास के लिए बात करें तो 5 प्लस 2 एक्सेलरेशन, बस इतना काम है बच्चों। अब वैल्यूज को पुट करना है, तो 5G की जगह 10 माइनस 2 इंटू G की जगह 10 sin 30 is 1/2, फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू R, 5 to 7A, तो 50 माइनस ये कैंसिल, तो 10 माइनस म्यू कितना क्वेश्चन में गिवन है? 0.3, और R किसके इक्वल होगा? R इज इक्वल टू 2G cos 30 इक्वल टू 7A, ये चीज आ गई बच्चों। तो 50 माइनस 10 40 माइनस 0.3 इंटू 2 इंटू 10, cos 30 कितना होता है? √3/2 इक्वल टू 7A, ये आ गया बच्चों। यहाँ पे ये 10 से ये 10 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 40 माइनस 3 इंटू √3 इक्वल टू 7A, ये चीज आ गई। तो 40 माइनस 3 √3 होता है 1.73 इक्वल टू 7A, तो 40 माइनस 3 3s are 9, 7 3s are 21, 3 1s are 3, तो 5 is equal to 7A, तो 40 माइनस 5.19 by 7 इक्वल टू A, तो 40 माइनस 5.19 करें अगर तो 18, 39 में से 5 गए तो 34 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू A। अब कर दो डिवाइड इसको, 34.81, 7 4s are 28, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे 0.8, 7 8s are 56, 7 9s are 63, डेसिमल आ जाएगा, 8 में से 3 गए आपके आगे 5, ऊपर से 1, तो 7 7s are 49, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 4.97 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? तो सिंपल था, पिछली वीडियो की तरह ही इस क्वेश्चन को किया मैंने, बस एक फ्रिक्शन साथ में आ गई और कुछ। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो वंस यू फाइंड द एक्सेलरेशन बच्चों, उसके बाद टेंशन के लिए पहले टेंशन ड्रॉ कर दो। आपको पता है टेंशन स्ट्रिंग के एंड्स टू एंड्स जाएंगे, यहां से ऊपर की तरफ और यहां से भी ऊपर की तरफ। तो टेंशन के लिए मैंने आपको सिखाया है, किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना देना। जैसे यहाँ पे 5 kg का 5G नीचे लग रही है, ऊपर T लग रही है और बॉडी एक्सेलरेट नीचे की तरफ हो रही है ना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि इस पे कम फोर्सेस लग रही है, इस पे ज्यादा फोर्सेस लग रही है। अब इस पे नेट फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, तो नेट फोर्स इज, इसका मास 5, एक्सेलरेशन A, नेट फोर्स क्या होगी? बॉडी नीचे जा रही है तो 5G बड़ी होगी
माइनस टी रोक रही है तो टी माइनस कर दिया इक्वल टू 5a, तो टी कितना आ गया 5g माइनस 5a, 5g माइनस a, 5g की वैल्यू 10 माइनस a कितना आया था 4.97 बच्चों। तो इसको सॉल्व करो, 5 10 यहां पे आ जाएगा आपका 3 0 9 में से 4 गए 5 5 3 15 तो 25.15 न्यूटन इज द टेंशन। ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझना। When a car moving with speed 36 km per hour reach an upward inclined road of an angle 30 degree, its engine is switched off। एक कार ऊपर जा रही थी और जिस टाइम पे उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर थी, तो सडनली क्या हुआ, उसका इंजन जो है वो स्विच ऑफ हो गया, मतलब उस कार जो है वो बंद हो गई। हल्की कार लेके क्या होगा, पता है कि पहाड़ियों में जा रहे हो, चढ़ाई चढ़नी है तो थार लेके जाता ना, ये पता नहीं कौन सी कार लेके चला गया ना, तो कार रुक गई। अब तो कहते हैं कि जैसे ही स्विच ऑफ हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, तो बताओ कितना डिस्टेंस कार ने ऊपर की तरफ कवर किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्योंकि जिस टाइम पे देखो इंजन स्टॉप हुआ, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब यू इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर थी, जिसको आप मीटर में चेंज करते हो तो कैसे करते हो 5/18 से, तो ये आ गया 18 2 36, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी इस टाइम पे कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो है नहीं बच्चों कि इंजन बंद हुआ तो कार वहीं रुक जाएगी। कार की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, जब तक कार की वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती वो ऊपर जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, है ना। तो बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया जब कार की वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई, मतलब जो कार है आपकी वो क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। तो ये बताना है आपने। तो मान लो कि यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई फाइनल जीरो, और ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया लेट इट बी s। अब बच्चों इसकी वेलोसिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि इस कार को रोकने के लिए पीछे की तरफ फोर्स लग रही होंगी, तभी ये कार रुक गई ना। जैसे इंजन बंद हुआ तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होनी क्यों शुरू हुई, क्योंकि कार पे पीछे की तरफ फोर्स लग रही होगी जो इसको रोक रही होगी, है ना। आगे की तरफ फोर्स जो थी वो बंद हो गई क्योंकि स्विच ऑफ हो गया था आपका इंजन, तो आगे कोई फोर्स लग नहीं रही, पीछे की तरफ फोर्स लग रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी और एक टाइम पे आके ये रुक जाएगा। तो पहले चेक करते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस इसको पीछे की तरफ लग रही है। अगर मान लो इसका मास m है कार का, तो नीचे की तरफ लगेगा वेट mg, फिर वही एक कंपोनेंट इधर आएगा mg cos 30, क्योंकि आपको पता है ये एंगल थीटा हो जाता है जो यहां पे है, और यहां पे आ गया mg sin 30। ये चीज क्लियर बच्चों, म्यू आपको 0.1 गिवन है। अब कार किधर जा रही है, कार ऊपर जा रही है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन क्यों लिया मैंने, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से म्यू लिखा है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन तो होगी ना, और फ्रिक्शन तो ऑपोजिट लगनी है। अगर ये ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, पीछे की तरफ। इज इट क्लियर बच्चों, समझ लग गई बच्चों। तो अब इस कार पे कौन सी रिटार्डेटिंग फोर्सेस लग रही है, रिटार्डेटेड फोर्सेस, जब बोल दो नेट रिटार्डेटेड फोर्स, इस पे रिटार्डेटेड फोर्स जो है नेट कितनी लगी, आगे की तरफ तो कोई फोर्स लगी नहीं रही, अब पीछे की तरफ फोर्स लग रही है जो इसको रोकेगी, तो वो कौन सी फोर्स होंगी, रिटार्डेटेड। कौन कौन सी है यहाँ पे, mg sin 30 प्लस f, ये दोनों फोर्सेस मिलकर रोकेंगी। तो यहाँ पे देखो mg sin 30 फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू r के, यहाँ पे r किसके इक्वल होगा, देखो भाई सेम, इधर ऊपर r जाएगा, r किसके इक्वल हो जाएगा mg cos 30 के, तो आप यहाँ पे r की जगह mg cos 30 लिख दोगे बच्चों। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मास तो गिवन ही नहीं, मास की जरूरत ही नहीं पड़नी, क्यों, देखो बच्चों आपने डिस्टेंस निकालना है और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। डिस्टेंस तभी निकल सकता है जब आपको क्या पता लग जाए कि यहाँ पे कितनी रिटार्डेशन है कार की। तो रिटार्डेशन कैसे निकलेगी, देखो आपने रिटार्डेटेड फोर्स निकाल दी, अब फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रिटार्डेटेड फोर्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, मास इनटू रिटार्डेशन लिखोगे तो ए ना उसको है, पर ये क्या रिटार्डेशन। तो अगले स्टेप में देखो m m m कॉमन निकल जाएगा तो m m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया g sin 30 प्लस म्यू g cos 30। तो ये रिटार्डेशन है जो कार में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, कौन कर रहा है ये,
एक तो इसका वेट का कंपोनेंट और एक फ्रिक्शन। अब कैलकुलेट कर दो इसको, G10 sin 30 इज 1/2, म्यू गिवन है 0.1, G10 cos 30 इज √3/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये 10 से 10 कैंसल, तो कितना आ गया 10 प्लस √3/2, कटिंग नहीं की मैंने, एलसीएम ले लिया, ठीक है। और 10 प्लस 1.73/2 दैट इज 11.73/2, ऐसे ही रहने देते हैं, देखते हैं वहां पे जाके कटिंग होती है या नहीं। तो इतनी रिटार्डेशन जो है कार में प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो इतनी रिटार्डेशन से कार जो है वो रुकना शुरू होगी। अब आपने निकालना डिस्टेंस, तो वो कैसे निकलेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, आपके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, आपके पास रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, तो नेगेटिव लेना है इसे, तो -11.73/2 निकालना क्या आपने s, कौन सी इक्वेशन यूज करें, b² - u² = 2as, ये वाली इक्वेशन यूज करो। इसे यूज करके बच्चों आपने क्या निकाल देना है यहाँ पे s, ठीक है। तो अब फटाफट वो निकाल, तो बच्चों वैल्यूज को पुट करते हैं, b की जगह आ जाएगा 0 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर इक्वल टू 2, a नेगेटिव 11.73/2 इंटू s, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -100 इक्वल टू -11.73 इंटू s, माइनस से माइनस कैंसिल, तो s इज 100/11.73 मीटर, ये डिवाइड में आप पे छोड़ रहा हूं, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब बढ़ते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ना बच्चों, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको ध्यान से समझना, मैंने इस न्यूमेरिकल में आपको पूरा कंसेप्ट सिखा देना है इन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे दो ब्लॉक है बच्चों, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है, एक का μ1 और एक का μ2 है, और आपने बताना है इन दोनों के बीच के कॉन्टेक्ट फोर्स, कि ये जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि कांटेक्ट फोर्सेस एक दूसरे पे तभी लगती हैं जब μ1 जो होता है बच्चों वो μ2 से बड़ा होता है, तभी कांटेक्ट फोर्सेस लगती हैं। अब ऐसा क्यों, देखो अगर बात करें एक्सेलरेशन की, कि इन ब्लॉक्स की इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कितनी होगी, लेट कर लेते हैं इसकी एक्सेलरेशन a1 है और इसकी एक्सेलरेशन a2 है। तो अगर मैं बात करूं कि ये पहला वाला ब्लॉक जो m1 मास का है, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ m1g, इधर लगेगा m1g cos थीटा, लेट इट बी थीटा, और इधर लगेगा m1g sin थीटा, ऊपर लगेगी इसको नॉर्मल डायरेक्शन, ये चीज। अब आप बोलोगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू इसकी एक्सेलरेशन a1, जैसे पीछे करके आ रहे हो, सिंगल सिंगल बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स इज m1g sin थीटा, पीछे की तरफ इसको क्या लगेगी फ्रिक्शन, तो f पीछे माइनस f इक्वल टू m1a, फिर m1g sin थीटा माइनस f, फ्रिक्शन क्या होती है म्यू इंटू r, और r किसके इक्वल हो गया m1g cos थीटा। सेम सारे क्वेश्चंस में ये स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। यहां से m1 कॉमन निकल जाएगा, तो a1 क्या आ जाएगा आपका g sin थीटा माइनस μ1 g cos थीटा। तो ये आ गया a1, और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको बताया था कि जो बच्चों एक्सेलरेशन होती है that doesn't depend on mass of the body। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन में मास नहीं आ रहा, तो चाहे ये हैवी हो चाहे ये हैवी हो, एक्सेलरेशन दोनों की सेम रहेगी अगर थीटा सेम होगा और म्यू सेम होगा, पर म्यू आपको अलग अलग गिवन है ना। तो यहाँ पे a1 अगर ये आई है तो a2 क्या आएगी, सिमिलरली a2 आ जाएगी g sin थीटा माइनस μ2 g cos थीटा। अगर मैं बच्चे बात करूं फर्स्ट केस की, अगर μ1 और μ2 इक्वल हो जाए, तो इस केस में दोनों की एक्सेलरेशन क्या आएगी सेम, क्योंकि डिफरेंस तो सिर्फ μ1 और μ2 का है। इसका मतलब दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे, और अगर बच्चों दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे, क्या ये इसको टकराएगी, नहीं टकराएगी, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, दोनों रेस्ट से स्टार्ट हुए हैं, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, तो दोनों की हर टाइम पे वेलोसिटी सेम होगी, तो पीछे वाला आगे वाले को टकराएगा ही नहीं, क्योंकि पीछे वाला आगे वाले को तभी टकराएगा जब इसकी एक्सेलरेशन पीछे वाले की आगे वाले से ज्यादा हो, तभी ये ज्यादा तेजी से आएगा और इसको टकराएगा। और जब तक ये पीछे वाला इसको टकराएगा नहीं, तब तक इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स आ ही नहीं सकती, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स तब आती है जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में होंगी। तो इसका मतलब फर्स्ट केस में तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, या बोल दो कांटेक्ट फोर्सेस हैं दोनों के बीच की, वो क्या होगी जीरो। तो ये ध्यान रखना, अगर दोनों का म्यू सेम है, जीरो नहीं सेम है अगर दोनों का म्यू, तो उन केसेस में इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स नहीं होगी, क्योंकि ये टकराएंगे नहीं बच्चों।
इज इट क्लियर बच्चों? अब सेकंड पार्ट की बारी। सेकंड पार्ट है बच्चों, इन केस आपका जो μ2 है वो μ1 से बड़ा हो जाए। अगर μ2 पीछे वाले का जो म्यू है वो बड़ा हो और आगे वाले का म्यू है वो छोटा हो, फिर क्या होगा? देखो A1 में जितना म्यू बड़ा होगा उतनी माइनस टर्म ये जो है वो बड़ी हो जाएगी, है ना, माइनस वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, और जितनी माइनस वाली टर्म बड़ी होगी उतनी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? छोटी। और अगर मैं बोल रहा हूं μ2 बड़ा है μ1 से, तो इससे क्या होएगा? एक्सेलरेशन जो 1 वाली है वो बड़ी हो जाएगी 2 से। यही होगा ना? अगर ये ज्यादा होगा तो माइनस वाली टर्म बड़ी हो जाएगी तो a छोटा हो जाएगा, तो A2 जो है वो A1 से छोटा हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? A1 जो आगे उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, जो पीछे उसकी एक्सेलरेशन कम है, तो ये तो जल्दी नीचे चला जाएगा और ये पीछे आता ही जाएगा, तो फिर नहीं टकराए दोनों। कॉन्टेक्ट फोर्स तो तब लगेगी ना जब दोनों टकराएंगे, तो इसका मतलब इन केस में भी दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे नहीं, और कॉन्टेक्ट फोर्स इस केस में भी कितनी हो जाएगी? कॉन्टेक्ट फोर्स तभी लगेगी बच्चों जब पीछे वाला आगे वाले से टकराएगा, और जब तक दोनों टकराएंगे नहीं तब तक कैसे कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएंगे? अब अगर तीसरी केस की बात करें, जब μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है, उस केस में क्या होएगा? अगर μ1 बड़ा है तो A1 छोटी हो जाएगी, क्योंकि जिसका म्यू ज्यादा होगा, माइनस वाली टर्म उसकी बड़ी, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? छोटा। तो अब पीछे वाले की एक्सेलरेशन आगे वाले की एक्सेलरेशन से ज्यादा है, तो क्या होगा? ऊपर वाली बॉडी अब ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो इसकी स्पीड भी जल्दी बढ़ेगी, तो ये ज्यादा जल्दी स्पीड से जब नीचे आएगा, ये कम स्पीड से जा रहा है, ये तेजी से आ रहा है, तो ये क्या कर जाएगा? कोलाइड कर देगा। तो इस केस में बॉडीज कोलाइड करेंगी, और इस केस में बॉडी की कॉन्टेक्ट फोर्स जीरो नहीं होगी, और इस केस में बॉडी जो है वो सिंगल बॉडी की तरह मूव करनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में आ जाएगी। जैसे वो टकराएगा तो दोनों कांटेक्ट में आ गए, तो दोनों इकट्ठे मूव करेंगे अब एक कॉमन एक्सेलरेशन से। तो इस केस में दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि दोनों टकरा जाएंगे। जैसे दोनों टकरा गए फिर दोनों सिंगल बॉडी की तरह जाएंगे आगे की तरफ, और दोनों की एक्सेलरेशन कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीट में ये क्वेश्चन आ जाता है, आप कॉन्टेक्ट फोर्स निकालते जाते हो पर एक्चुअल में कॉन्टेक्ट फोर्स जीरो होता है ना? तो ये ध्यान रखना, ये नोट करके लिख लेना कि कॉन्टेक्ट फोर्स दो बॉडीज के बीच में तभी आएगी जब ऊपर वाली बॉडी, ये भी ध्यान रखना हमने M2 किसको लिया, जब ऊपर वाली बॉडी का जो म्यू है बच्चों वो कम होगा एज कंपेयर टू μ1। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब इसमें वैल्यूज आपको गिवन है, तो अब क्वेश्चन करेंगे कैसे आगे वो देखते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में μ1 बड़ा है 0.5 और μ2 छोटा है 0.2, तो ये दोनों टकराएंगे, और टकराने के बाद इन दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगी इस तरफ, लेट इट बी ए। अब आपने कॉमन एक्सेलरेशन निकालनी है पूरे सिस्टम की, तो उसके लिए तो आपको पता ही है, आपको क्या लगाना पड़ेगा? न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा पूरे सिस्टम पे, m1 प्लस m2 इंटू ए। ये चीज होगी ना बच्चों। अब नेट फोर्स में पहले ड्रॉ करो कौन कौन सी फोर्सेस लगनी है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे इसका वेट नीचे लगेगा m1g, है ना, और इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस तरफ m1g cos थीटा और एक इस तरफ m1g sin थीटा। ये चीज होगा ना बच्चों। और इस पे फ्रिक्शन भी लगेगी, जब ये नीचे आने की कोशिश करेंगे तो इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगी F1, है ना बच्चों। तो इस M1 पे ये फोर्सेस लग रही है। ऐसे ही अगर M2 की बात करें तो M2 में भी यही होगा, नीचे की तरफ पहले इसका वेट लगेगा प्रॉपर, नीचे की तरफ वेट, एक कंपोनेंट इधर जाएगा m2g cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ लगेगा वेट का, है ना, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं ऊपर m2g sin थीटा, और इसे भी फ्रिक्शन लगेगी पीछे की तरफ, दैट इज F। फिर जब ये दोनों एक दूसरे को टकराएंगे, टकराने के बाद ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? कॉन्टेक्ट फोर्स। ये इस पे कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये इस पे लगाएगा कॉन्टेक्ट फोर्स, ये इस पे लगाएगा कॉन्टेक्ट। और आपको पता है कॉन्टेक्ट फोर्स जो है वो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनाती है, तो ये दोनों कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या आएंगी? इक्वल एंड ऑपोजिट। मतलब अगर ये n है तो ये भी क्या आएगी? n होगी। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा यहाँ पे ना रश सा पड़ गया ना फोर्सेस का, चलो कोई बात नहीं। अब नेट फोर्स में पूरे सिस्टम को कौन चला रहा है बच्चों? ये पूरा सिस्टम जो है आगे क्यों जा रहा है? इस पूरे सिस्टम पे आगे की तरफ एक लग रही है m1g sin थीटा, एक लग रही है m2g sin थीटा, ये चीज लग रही है बच्चों।
नॉर्मल रिएक्शन नहीं देखनी हमने, जैसे आप टेंशन फोर्सेस नहीं देखते थे ना नेट फोर्स के लिए, वैसे नॉर्मल रिएक्शन नहीं देखनी, ये तो बीच में लग रही है, एक दूसरे पे लग रही है, इनका तो कोई काम ही नहीं आगे, है ना। जैसे आप रोप वाले क्वेश्चन में टेंशन को निग्लेक्ट करते थे, ऐसे यहाँ पे आपने कॉन्टेक्ट फोर्सेस एन को निग्लेक्ट करना है। इज इट क्लियर? तो ये दोनों फोर्सेस m1g sin थीटा एंड m2g sin थीटा, इन दोनों को आगे लेके जा रही है, और दोनों की जो फ्रिक्शन है वो इनको क्या कर रही है, रोक रही है। तो माइनस f1 माइनस f2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू। इज इट क्लियर बच्चों? अब उसके बाद आपने वैल्यूज को पुट करना है। m1 कितना गिवन है 1, g की जगह 10 sin थीटा, थीटा इज 30, तो sin 30 प्लस m2 कितना है 2, g 10, यहाँ पे आ जाएगा sin 30 माइनस f1, f1 होगा μ1 इंटू r1, और r1 किसके इक्वल होगा, ये r1 ऊपर, और खिचड़ी पकने लगी है डायग्राम में, ये r1 ऊपर की तरफ, इसके नीचे क्या है m1g cos थीटा, जैसे पीछे किया था, तो r1 की जगह आ जाएगा m1g cos थीटा, है ना। ऐसे ही बच्चों माइनस f2 में आएगा μ2 इंटू r2, तो इसका r2 ऊपर की तरफ, नीचे क्या लग रहा है m2g cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा m2g cos थीटा इक्वल टू m1 प्लस m2 1 प्लस 2 इंटू। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ पे 10 इंटू साइन 30 इज 1/2 प्लस 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 इज अगेन 1/2 माइनस μ1 इज 0.5, m1 is 1, g is 10, cos 30 is √3/2 minus μ2 is 0.2, m2 is 2, g is 10, cos थीटा, थीटा is √3/2 हो जाएगा cos 30, यहाँ पे 3, कैलकुलेशन थोड़ी इसकी लेंथी है, ठीक है। तो 2 5 are 10, यहाँ पे 1, तो 5 प्लस 10 माइनस यहाँ पे 10, ये 10 कैंसिल, तो 5√3/2 माइनस यहाँ पे ये 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। तो ये बचा 4√3/2, कटिंग इसलिए नहीं कर रहा ताकि इनका एलसीएम सेम हो जाए, इक्वल टू 3। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ पे ये 15 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5√3 प्लस 4√3 कितना हो जाएगा 9√3/2 इक्वल टू 3a, ठीक है। अब करो इसको आगे सॉल्व, तो 15 माइनस यहाँ पे 4.5 इंटू √3 1.73 इक्वल टू 3a, तो 15 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1.73 इंटू 4.5, ठीक है, 5 3 are 15, 5 7 are 35, 36, 5 1 are 5, 6 7 8, 4 3 are 12, 7 4 are 28, 29, 2 पर 4 1 are 4, 5 and 6, तो 5 6 to 8 9 8 17, और ये बन गया आपका 7, 7785 डेसिमल 3 डिजिट छोड़ के, तो 7.785 इक्वल टू 3a। आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, तो 15 माइनस इसको 7.9 लिख दिया मैंने, 3a, तो 15 माइनस आप इसको अप्रोक्सीमेटली 8 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 15 माइनस 8 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, 7 हो गया, और इधर आ गया 3a, तो a आ गया 7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो टाइम कम हो तो आप राउंड ऑफ करके कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 7.785 को मैंने 8 लिख दिया, फिर 15 माइनस 8 कितना आ गया आपका 7, तो एक्सेलरेशन आ गई 7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये पूरा सिस्टम इधर की तरफ कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा 7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालनी है कॉन्टैक्ट फोर्स, तो उसको देखो। तो अब बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए जैसे आप टेंशन निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे एक बॉडी का, यहाँ पे भी अब कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए आप किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दोगे। मैंने ये m1 का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना दिया। तो m1 पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी, इस तरफ आगे की तरफ m1g sin थीटा, बिल्कुल नीचे m1g cos थीटा, पीछे की तरफ इसकी फ्रिक्शन F1, और ये वाली बॉडी इस पे क्या लगा रही थी कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे आगे की तरफ n। ये जो n है बच्चों जो इधर लग रही है वो ये बॉडी ऊपर वाले पे लगा रही है, और अगर फ्री बॉडी m1 का है तो आपने m1 पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है वो बनानी होती है। तो m1 पे फोर्स इधर की तरफ लग रही है, n इस तरफ कौन लगा रहा है ये m2, तो ये चीज ऊपर आ गया आपका नॉर्मल एक्शन। अब इस पे लगा दो आप नेट फोर्स का फॉर्मूला, तो नेट फोर्स इज मास m1 इंटू एक्सेलरेशन a। नेट फोर्स किधर जा रहा है, सिस्टम भी इधर जा रहा है, तो ये फोर्स मूव करवा रही है और ये दोनों रोक रही है, इनका कोई काम नहीं, ये एक दूसरे को बैलेंस कर देगी। तो m1g sin थीटा
माइनस एन माइनस F1 इक्वल टू M1A। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, M1 1 हो गया, ये 10 साइन 30 माइनस एन आपने निकालना है जो कॉन्टेक्ट फोर्स थी, माइनस F1 कैसे निकलेगी, μ1 इंटू R1 इक्वल टू M1 इज 1 इंटू A। तो 10 इंटू साइन 30 इज 1/2 माइनस एन माइनस μ1 इज 0.5, R1 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 इज M1G cos थीटा, M1G cos थीटा इज 30, 1 इंटू एक्सेलरेशन इज 7/3। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है तो 5 माइनस एन माइनस 0.5, M1 इज 1, ये 10, ये √3/2 7/3। ठीक है, ये नीचे आया, ये इधर कैंसिल हो गया, ये n उधर भेज देते हैं, 5 माइनस 5√3/2, ये इधर आ जाएगा माइनस 7/3 इक्वल टू n। क्या यहाँ पे इसको छोड़ दूं, बाकी काम आप कर लोगे, तो ये आप फाइंड कर लेना यहाँ पे इसको सॉल्व करके एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, तभी बोला ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। जो इनका फोकस कॉम्पिटिटिव पे, जो बोर्ड्स लेवल तक सोच रहे हैं सिर्फ, वो मत करो इसको, वो छोड़ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको स्कूल में नहीं डालना। इज इट क्लियर बच्चों? अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट सीख लो, कैलकुलेशन कॉम्पिटिटिव में इजी आती है, मुश्किल है, इतना टाइम नहीं होता, तो कैलकुलेशन आपको इजी देगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे, रफ सरफेसेस हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड हो, करना क्वेश्चन वैसे ही है। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।